हाँ जी, सभी को नमस्ते, नमस्कार। सब बढ़िया, खैरियत। तो आपकी पहली इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लासेस कैसी रही? आपके जो कमेंट आ रहे थे उस हिसाब से बहुत अच्छी रही। लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर मॉडर्न इंडिया की क्लास क्यों बंद कर दी। तो मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख के आसपास वो शुरू कर दी जाएगी। 9 को की जाए, 10 को की जाए, 11 को की जाए, उसके आसपास वो आपकी शुरू कर दी जाएगी। 3-3 घंटे की 5 मैराथन क्लास होगी और उसमें आपको मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करा दी जाएगी। चिंता मत कीजिए, उसकी स्लाइड व्लाइड सब रेडी है और आप बस कहानियाँ सुनते रहना। पीडीएफ आपको क्लास होने से पहले टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो गौरव सर का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। और ये जो आपको स्लाइड दी गई थी, इसमें कुछ एक जगह त्रुटियां थी, वो मैं आपको नोट करवा दूँगा। वो थोड़ा टाइपिंग के कारण जल्दी जल्दी, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी 6 देश लिखने होते हैं उसकी जगह 9 लिख दिया जाता है। वो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, वो शायद अगर आप रिवीजन करोगे तो आपके भी सामने आ जाएगी, उनको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर की दूसरी क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी क्लास में हम इसको इंटरनेशनल करंट अफेयर को पूरा कर देंगे। उसके बाद 15 या 20 तारीख के बाद फिर एक इंटरनेशनल करंट अफेयर की बड़ी मैराथन क्लास लेंगे 4 या 5 घंटे की, जिसमें सारा ये जो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर है ये एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आर्टेमिस मिशन 2 नासा के द्वारा था, 2024 में भेजा जाएगा। क्रिस्टिना कोच पहली महिला होगी जो चांद पे पहुंचेगी। ऐसी पहली महिला जो चांद पर दस्तक देगी, अपने कदमों को रखेगी। यहाँ पे विक्टर ग्लोवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। हमने पहली वाली जो वीडियो क्लास हुई थी उसमें ये बात नहीं बताई थी, ये भी आप नोट कर लेना। विक्टर ग्लोवर अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे जो जाएंगे। इसके साथ हमने बात की थी लूना मिशन की, जो किसका था? सोवियत यूनियन का था। अपोलो मिशन था, वो किसका था? अमेरिका का था। चांग E4 किसका था? चाइना का। मैंने याद किया था चा और चा से चाइना, ऐसे याद किया था, ठीक है। ये मिशन अन्य देशों के थे। भारत का अभी अभी कौन सा गया था? चंद्रयान 3 गया था। और मैंने कहा जब साइंस टेक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 के अंदर कौन कौन से उपकरण भी है। जैसे मैंने बताया था चास्टे, इल्सा, लिब्स, APMX, ऐसे बहुत सारे उसमें 6 उपकरण थे। वो 6 उपकरण क्या क्या काम करेंगे जब हम साइंस टेक का करंट अफेयर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी आदित्य L1 छोड़ा था, तो उसमें ये था कि ये सन है, ये अर्थ है और 4 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट सन के पीछे होता है, एक पॉइंट सन के अर्थ के पीछे होता है, एक बीच में होता है, एक यहाँ पे लटका होता है, एक यहाँ पे लटका होता है। 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट का मतलब सीधा सा ये होता है कि जहां पर दो जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो अंतरिक्ष की जो निकाय हैं या कोई भी ऐसे बोले द्रव्यमान है, उन द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण जिस बिंदु पे संतुलन हो जाता है उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। और आदित्य L1 यहाँ पे जाएगा, ऋषि के नाम पे इस मिशन का नाम रखा गया आदित्य L1। खैर ये भी तब हम पढ़ेंगे जब हम स्पेस टेक का या साइंस टेक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टेमिस मिशन याद रखना, क्योंकि पिछली बार एक सीधा क्वेश्चन आया हुआ था चीन के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के ऊपर। तो क्या होता है कि ऐसा कोई मिशन जिसका असर विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड है, वो कई बार RSP में सीधा पूछ लिया जाता है। तो आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। आर्टेमिस मिशन 2। ब्रिक्स ग्रुप के अंदर अब 6 नए देश शामिल हो गए हैं। बार बार हमने बात बता दी। 2 तो थे अफ्रीका से और एक था दक्षिण अमेरिका से और 3 थे मध्य पूर्व से, जिसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। और मिडिल ईस्ट में वो देश शामिल है जो एक दूसरे के बड़े दुश्मन माने जाते हैं, जैसे ईरान और सऊदी अरब। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, 3 देश ये शामिल हुए। और इथोपिया और मिस्र है वो अफ्रीका से। इथोपिया और मिस्र कहाँ से है? अफ्रीका से है, ठीक है। और एक देश आ गया अर्जेंटीना। सबसे खास बात ब्रिक्स प्लस की ये है कि देखो हाल फिलहाल ये चल रहा है कि चीन दुनिया को एक विश्व शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो वो एक ऐसा संगठन बनाना चाहता है जो पश्चिमी देश के प्रभाव वाले संगठन है उनके समानांतर नया संगठन बनाना चाहता है। तो वो ये चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ के
देश है, ऐसे देश जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, उनको लेके मैं एक ऐसी छतरी बनाऊं, एक ऐसा अम्ब्रेला बनाऊं जिसके नीचे वो सारे लोग आ जाए। तो ब्राजील पहले ही था, अब अर्जेंटीना भी ले लिया। तो दक्षिण अमेरिका के दो सबसे बड़े देश ब्राजील और अर्जेंटीना ब्रिक्स प्लस में आ गए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको पहले वीडियो में कि ब्राजील और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के वो जो दो देश हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपनी एक संयुक्त मुद्रा लेके आए, क्योंकि सभी देश ये चाहते हैं कि जो डॉलर की सुप्रीमेसी है उससे हम कहीं ना कहीं आज़ाद हों और अपने तरीके से व्यापार करें। तो अर्जेंटीना और ब्राजील खुद व्यापार करना चाहते हैं संयुक्त मुद्रा के तौर पर, और अब वो ब्रिक्स प्लस में आ गए। आप G20 को जब अब देखेंगे, आज पढ़ेंगे G20 को, और G20 अभी बस इसी 8 या 9-10 तारीख को दिल्ली में उसका सम्मेलन होने वाला है। मोदी जी का अभी आज ही शानदार एक इंटरव्यू आया था उसके ऊपर। तो G20 में हम देखेंगे अफ्रीका का एक ही देश शामिल है, साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीकन देशों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। और उसी इंटरव्यू में मोदी जी ने यह बात बोल रही थी कि हम चाहेंगे कि G20 में जैसे यूरोपियन यूनियन शामिल है वैसे ही हम अफ्रीकन यूनियन को भी क्या करें, शामिल करें। इस बात को चीन ने बहुत पहले समझ लिया, और चीन ने क्या किया, इथोपिया और मिस्र जैसे देशों को भी क्या कर लिया, शामिल। अब आप मैप को गौर से देखो कि मध्य पूर्व के 3 देश आ गए, और उत्तरी अफ्रीका के अंदर आपने मिस्र को ले लिया, और इधर की साइड जो पूर्वी अफ्रीका में जिसको हॉर्न अफ्रीका बोलते हैं वहाँ से इथोपिया ले लिया और साउथ अफ्रीका ले लिया। तो एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ब्रिक्स के अंदर रूस आ गया, चीन आ गया, इंडिया आ गया। तो आप समझिए कि एक ग्लोबल साउथ के जो देश है ना, उनको चीन अपनी छतरी के नीचे लेके आना चाहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत पहले ब्रिक्स के विस्तार का विरोधी था, और ब्राजील भी था। बाद में पता नहीं इनके पीछे बैकडोर से क्या सहमति बनी थी, फिर इसके बाद 6 देशों को शामिल कर लिया गया था, और इसको ब्रिक्स प्लस बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका में था, 15वां संस्करण था, और मैंने कहा था ये नाम जरूर याद रखना, सिरिल रामाफोसा। 10 या 12 ऐसे नाम हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवियां है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी लीडर्स है जो क्या है कि रोज अखबार में, न्यूज चैनल में चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे। तो उनके बारे में अपने दिमाग के अंदर उनके नाम रहने चाहिए, क्योंकि कई बार तो एकदम सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम होता है। और कई बार क्या होता है कि सुमेलित कराना पूछ लेते हैं, और कई बार क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं कौन में सुमेलित नहीं है। तो इन नामों को याद रखना जरूरी है। और मैंने कल ये 7 या 8 बार आपके सामने बोल के बताया था, आज वापिस 7 या 8 बार बोल के बताऊंगा। तो दक्षिण अफ्रीका के कौन हो गए, सिरिल रामाफोसा। ये 6 नाम तो जरूरी याद रखें। मेरा मन ये कहता है कि पक्का क्वेश्चन आएगा कि कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। एससीओ में अभी एक नया देश और शामिल हुआ है। एससीओ की वर्चुअल मीटिंग भारत में हुई थी, और भारत ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो एससीओ के अंदर 8 देश थे, अब शामिल 9वां देश कौन सा है, ईरान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये था कि 31वां देश जो नाटो में शामिल हुआ है वो कौन सा है, फिनलैंड है। तो देखो, जो नए नए विस्तारित होते हैं ना, इससे पहले एक बार आरएएस में क्वेश्चन आया था कि कौन सा देश अभी अभी यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ है, उसका नाम था क्रोएशिया, और वो क्वेश्चन आया हुआ था। और क्रोएशिया वैसे मेरा फेवरेट देश है, क्योंकि जब मैंने सबसे पहले 1998 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा था, तो क्रोएशिया की टीम ने पहली बार भाग लिया था, और पहली बार में 30वें नंबर पे रही थी। एडम सुकर इसका एक फुटबॉल खिलाड़ी था, उसको उस टाइम गोल्डन ग्लव्स का या पता नहीं ऐसे कुछ अवार्ड मिला था, या फेवरेट प्लेयर का अवार्ड मिला था। नहीं, गोल्डन बूट रोनाल्डो को मिला था, जो ब्राजील का रोनाल्डो था उसको, ठीक है। और उसके बाद क्रोएशिया ने शायद ये वर्ल्ड कप था, उससे पहले वाले वर्ल्ड कप में फाइनल खेला था, ठीक है। और क्रोएशिया फिर आज हम फिर चर्चा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, अक्सर आते रहते हैं, और ये पूछते रहते हैं कि नया कौन सा शामिल हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो ये आप याद रखोगे। एससीओ में नया देश कौन सा शामिल हुआ है, ईरान। कितने नंबर का देश है, 9वें नंबर का है। 8 देश कौन कौन से, मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल तरीका है। आप मध्य एशिया के 5 देश है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। इसमें से तुर्क वालों को हटा दो, तुर्कमेनिस्तान को हटा दो, तो 4 बच गए। उज्बेकिस्तान बच गया, किर्गिस्तान बच गया, कजाकिस्तान बच गया, तजाकिस्तान, ठीक है। 4 देश हो गए। इससे ऊपर वाला रूस, इससे नीचे वाला चीन, 6 हो गए। 2 हो गए भारत और पाकिस्तान, 8, और 9वां हो गया ईरान, ठीक है। तो एससीओ में 9 देश हो गए, और ब्रिक्स में हो गए 5 + 6 11 देश हो गए, और फिनलैंड हो गया 31वां देश नाटो में। मेरा तो मन करता है कि ये 3 फैक्ट लिखे हुए उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी देखो क्या होता है, आपकी तकदीर कैसी है, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। ग्लोबल लिव एबिलिटी इंडेक्स, मतलब रहने की एबिलिटी कैसी है,
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है। सबसे अच्छा जो देश है वो ऑस्ट्रिया का वियना है, उसके बाद है डेनमार्क का कोपेनहेगन और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न। और भारत वाले बहुत नीचे है। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शहर है अभी जनसंख्या का दबाव का सामना कर रहे हैं और साथ में परफॉर्मेंस का भी सामना कर रहे हैं कि हमें अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस देना है। इसीलिए हमारा ध्यान इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं है कि कैसे अच्छा रहना है। हमारा ध्यान ऐसे है कि देश को कब से ज़्यादा खुद को अमीर बनाओ और देश को अमीर बनाओ। तो ऐसी रैंक वैंक पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद और टोबैगो के थे, 78वां स्तर था और उसकी अध्यक्षता की थी। अब आप यह सोचोगे ये ऐसे छोटे छोटे देश इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। हमने तो भाई साहब 8वीं में कर ली थी, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। इनके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था अभी BBC के ऊपर। कभी जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तसल्ली से तब आपको बताएंगे, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ये वो 5 देश होते हैं जो 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं असदस्य, जिनमें से 5 और 5 एक क्रम से आते रहते हैं। तो वो 5 नए देश शामिल हुए हैं और इनका कार्यकाल आगामी 2 वर्षों तक है। पहले भारत भी इसमें शामिल था, कोई जरूरी नहीं है। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। और मैंने आपको कहा था नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन चारों देशों का मैप ढंग से पढ़ लेना। एक तो इंडेक्स में ये कहीं ना कहीं टॉप पे आते रहते हैं, दूसरे ये देश नोबेल प्राइज से भी संबंधित रहते हैं। तो सिप्री इंडेक्स था, उसमें ये बोला गया है कि सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है? रूस के पास। रूस के बाद किसके पास है? अमेरिका के पास। अमेरिका के बाद चीन के बाद, चीन के बाद पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के बाद भारत के पास। तो भारत 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु बम है। किसने कहा? ये सिप्री ने कहा है, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI, ठीक है। पुष्प दहल प्रचंड, नेपाल के ये है प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। और रामचंद्र पौडेल है, वो नेपाल के राष्ट्रपति है। ये मैंने बता दिया था, ठीक है। भारत से मिलने आए थे, क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री जब बनता है तो नेपाल का प्रधानमंत्री पहली बार भारत की राजनीतिक यात्रा पे आने की ही कोशिश करता है। तो ये पहली बार भारत आए थे, ठीक है। और काला पानी वो जगह है जहां पे भारत और नेपाल के बीच में क्या रहता है? विवाद रहता है, ठीक है। जो 1816 में सुगोली की संधि हुई थी, तब से ये विवाद चल रहा है। उसके बाद 1950 में भारत और नेपाल के बीच में मैत्री संधि हुई थी। तो नेपाल के कुछ जो वर्ग है, राजनीतिक वर्ग, वो 1816 की सुगोली संधि और 1950 की मैत्री संधि को है ना, वो संशोधित करवाना चाहते हैं। तो उनमें ये जगह है ना, वो बहुत विवादित रहती है। काला पानी होता क्या है कि हिमालय की नदियां नई नवेली नदियां हैं, ठीक है, बल खाती हुई लहराती हुई चलती है। तो वो अपना मार्ग बदलती रहती है। तो मार्ग बदलती है तो इधर का गांव उधर चला जाता है, उधर का गांव इधर चला जाता है। तो जो कभी नेपाल में था वो भारत में चला जाता है, भारत में वो कभी नेपाल में चला जाता है। और ऐसी समस्या बिहार में भी रहती है। तो क्या होता है, नदी अपना मार्ग बदल लेती है तो एक गांव दूसरी साइड में हो जाता है। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू CAG के अंदर भी है। और साथ में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैदेशिक लेखा परीक्षक के लिए क्या हुआ है? चयन हुआ है, गिरीश चंद्र मुर्मू। PM मोदी की जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा हुई थी। ये यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जापान हमारे साथ क्वाड में शामिल है। किसमें शामिल है? क्वाड में। ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ किसमें शामिल है? क्वाड में शामिल है, ठीक है। इस देश के साथ हम 2+2 वार्ता करते हैं। क्या करते हैं? 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता क्या है? आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी देश का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दूसरे देश के समकक्ष विदेश और रक्षा मंत्री से मिलता है, इसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। तो हमारा जापान के साथ 2+2 डायलॉग है, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, UK और US का एक नया गठबंधन बना है जिसको ऑक्स बोला जाता है। इस समझौते के तहत परमाणु पनडुब्बियां US से है, वो ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएगा। अब इन सब की जो मकसद है ना, ये जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। जब आप ऐसा मैप बनाओगे कि यहाँ पे भारत रह गया, यहाँ पे जापान रह गया, यहाँ पे USA रहेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रह गया, तो इस प्रकार का ये मैप बन जाता है, एक ऊटपटांग सा क्वाड बन जाता है। इसलिए इसको नाम क्वाड दे दिया गया, ठीक है। ये क्वाड क्या जाता है कि ये जो क्वाड अपने मिलाएंगे तो ये सारा रीजन है इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन का, तो इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इस इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना है, ओपन रखना है और प्रोस्परस रखना है, ठीक है। ये इन क्वाड का क्या है? मकसद है। तो
भारत के प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, साथ में यहाँ पे G7 की मीटिंग हो रही है, साथ में यहाँ पे तृतीय क्वाड शिखर की क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। इसीलिए ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रही थी और इसको हम आज और कल और पढ़ेंगे। मैंने आपको पूरी डिटेल से और बताई थी, एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जापान में जाके ये बोलते हैं कि 2023 का जो वर्ष है वो भारत और जापान के लिए पर्यटन का वर्ष रहेगा और हम चाहते हैं कि हिमालय को माउंट फूजी से जोड़ा जाए। तो कनेक्ट करना है किसको, माउंट फूजी और हिमालय को कनेक्ट करना है, और भारत के लोग जापान जाए और जापान के लोग भारत आए, पर्यटन का क्या हो, आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, ठीक है। इसके साथ साथ वो क्वाड शिखर सम्मेलन में भी गए थे, ठीक है। G7 में शामिल हुए। आज हम बात करने वाले हैं कि G7 में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, और मैंने कहा था आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप G20 और G7 देशों के नाम नोट करके लाए, ठीक है। तो G7 देशों में शामिल होते हैं, तृतीय क्वाड शिखर में भी जाते हैं। श्री राम सुथार वंजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक महात्मा गांधी की मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति का क्या करते हैं, वहां पे अनावरण करते हैं। इसके साथ साथ वहां पे वो भारत के प्रशांत द्वीप समूह होता है ना, ये जो इंडो पैसिफिक है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की साइड आप देखोगे ना वहां पे, तो 14 जो द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, उनके नाम पे एक फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज नाम से एक ग्रुप बना हुआ है। 2014 में मोदी जी ने जब फिजी का दौरा किया था तब इसको बनाया था। इसकी अब तीसरी मीटिंग थी, उसमें मोदी जी गए थे और वहां पे क्या किया था इन्होंने, बोला ये जितने भी आइलैंड कंट्री है ना, इनको हम कार्डियक सेंटर देंगे, हार्ट का इलाज करो, और ये जो किडनी वाला होता है ना, डायलिसिस सेंटर देंगे, ठीक है, और उसके अलावा कोई सोलर की टेक्नोलॉजी भी देंगे, ताकि उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन बन सके और भारत की जो छवि है वो सॉफ्ट पावर के तौर पे वहां पे उभर सके। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इसीलिए इनको, इन द्वीप को साथ में लेना बहुत जरूरी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं ना, तो साथियों बहुत रुचिकर बात यह है कि इन सभी आइलैंड के ऊपर जापान कब्जा कर लेता है और पहले इन छोटे छोटे द्वीपों को ही यूएस से जीतता है और फिर इन द्वीपों के सारे ही वो आगे जाके जापान को हराता है। तो ये एक तरीके से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, इन लोगों की एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है ना, सभी देशों को साथ में लाया जाए। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि चीन ने एक अपना नक्शा जारी किया, उसमें भारत का अरुणाचल प्रदेश और बहुत सारा लद्दाख का हिस्सा अपने पास दिखा दिया। आज की रिसेंट न्यूज़ ये थी कि उस मैप के अंदर रूस का भी कुछ इलाका शामिल किया था, तो रूस कुछ दिन तो चुप रहा, आज रूस ने भी ऑब्जेक्शन किया है कि आप क्यों कर रहे हो। तो जो चाइना दिखा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है कि हमारा ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, तो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे आइलैंड दिखाता है। तो ताइवान से लेकर फिलीपीन से लेकर मलेशिया, सभी देश उस पर आपत्ति ठहराते हैं। तो भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यहाँ के द्वीपों और देशों को शामिल करके चाइना के एग्रेशन को, चाइना की आक्रामकता को, चाइना की दादागिरी को है ना, वो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी वहां पे गए हुए थे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक मैत्री छात्रवृत्ति शुरू की है। मैत्री छात्रवृत्ति, कल वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि मैत्री के ऊपर कई चीजें, मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। असम के नुवालीगढ़ से वो जो डीजल आएगा और वो डीजल फिर क्या होगा कि जो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी से लेकर बांग्लादेश के अंदर जाएगा, उसको मैत्री पाइपलाइन बोला है। और मैत्री पाइपलाइन भारत के अंदर सिर्फ कितनी है, 6 किलोमीटर। उसके साथ हमने बात की मैत्री ऑडिटोरियम की। ये जो मैत्री ऑडिटोरियम है, ये छात्रों कहाँ पे है, श्रीलंका के अंदर है। कहाँ पे है, श्रीलंका के अंदर है। और मैत्री छात्रवृत्ति है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, किसके बीच में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चौथी चीज जो मैत्री पे है वो है आरोग्य मैत्री। क्या है, आरोग्य मैत्री। मतलब क्या होगा कि कहीं दुनिया में कोई स्वास्थ्य संकट आएगा तो भारत चिकित्सीय उपकरणों, चिकित्सीय दवाइयों के द्वारा मदद करेगा। उस अभियान को आरोग्य मैत्री है कहते हैं। ये चारों चीजें मैत्री से संबंधित है और अपने को याद रखनी है। मैं बार बार इनका रिवीजन करा दूंगा। तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में ऊर्जा की पाइपलाइन है, ठीक है। और मैत्री छात्रवृत्ति भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंधित है। मैत्री ऑडिटोरियम भारत और श्रीलंका के बीच में है। और आरोग्य मैत्री दूसरे देशों में जब चिकित्सीय या स्वास्थ्य संकट आता है तो भारत चिकित्सीय दवाइयों या स्वास्थ्य उपकरणों के द्वारा अपनी मदद मुहैया कराएगा। उसको आरोग्य मैत्री अभियान कहा जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। और ये पापुआ न्यू गिनी आप देख लेना इंडो पैसिफिक रीजन में कहां पे बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अजय बंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन लगभग आरएस में एक बार आता है, पिछले आरएस प्री को उठा के देख लेना। जिन जिन भारतीय मूल के व्यक्तियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने झंडे गाड़े उनके नाम आते हैं। डॉक्टर अजय बंगा विश्व बैंक के नए भारतीय मूल के अमेरिकी अध्यक्ष है। पहले कौन था? आईएमएफ में गीता गोपीनाथ थी। ठीक है, और ऐसे ये बहुत सारी कंपनियों के सीईओ आते रहते। इंदिरा नूई से ये परंपरा शुरू हुई थी, उसके बाद तो पता नहीं कितने लोग आगे चले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ब्रेटन वुड की जुड़वा औलादे कहलाती है। ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, तो ब्रेटन वुड की जुड़वा औलादे हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और इतिहास में सबसे गजब की बात यह है कि यही दो संस्थाएं हैं जिनको अमेरिका ने पैदा किया और उनका साथ निभाता रहा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ को पैदा करने में विल्सन के 14 सूत्री फॉर्मूलों का बड़ा योगदान था, लेकिन ये था यूरोप और ये था अमेरिका और बीच में था ये अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे विल्सन साहब बोले राष्ट्र संघ बनाओ, और राष्ट्र संघ बना के वो वापिस अमेरिका आ गए। बाद में अमेरिका ने उसको कभी ज्वाइन ही नहीं किया है, उसका कभी साथ नहीं दिया। तो बोला जाता है कि राष्ट्र संघ वो शिशु था जिसका बाप है ना वो अटलांटिक ओशियन को पार करके चला गया था। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में हमेशा से यूएसए ने अपना दबदबा रखा है। इसीलिए क्या था, इन दोनों के अंदर जो मुख्य पद होता है वो या तो यूरोप के आदमी के पास रहता है या यूएसए के पास रहता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। शून्य कचरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो गया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो 30 मार्च को एक दिवस मनाया गया है। ये 15 मार्च को क्या बनाया गया है? इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिवस मनाया गया है। ठीक है, हिंदू फोबिया के खिलाफ किस प्रांत के अंदर अमेरिका के प्रस्ताव पारित हुआ? जॉर्जिया के अंदर। और जातिवाद के खिलाफ किसके अंदर प्रस्ताव पारित हुआ? सिएटल के अंदर हुआ था। और किस देश में महिलाओं को महामारी के दिन छुट्टी दी जाएगी? स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर। ये 3 नाम याद रखना, जॉर्जिया, सिएटल और स्पेन। खैर, इनको वापिस रिवीजन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखना कि शून्य कचरे का दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सदस्यता मिल गई सांख्यिकी आयोग, और ये ड्रग्स के लिए और एचआईवी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रमंडल ग्रुप देख लेना, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की जनसंख्या बढ़ गई, सब जानते हैं। वाशिंगटन घोषणा पत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तरी कोरिया का वो एक आदमी है ना, नाम क्या है, किम जोंग उन फून, पता नहीं, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, या तो परमाणु बम फोड़ता रहता है या मिसाइल छोड़ता रहता है। और वो क्या करता है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो भी बीच में अलग करने वाली 38 डिग्री लाइन है, और वहाँ के आसपास का जो कोरिया की खाड़ी है, इधर जापान सागर है, इधर येलो सी है, वो ऊपर से समुद्र के ऊपर से कोई मिसाइलें छोड़ता रहता है। साउथ कोरिया और अमेरिका जब मिलकर नौसैनिक अभ्यास करते हैं, उनके ऊपर से कोई मिसाइल छोड़ देता है। मतलब वो कुछ ना कुछ कुचलनी किए रखता है। तो साउथ कोरिया को अमेरिका ने ये बोला है, हम तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। इसको बोला जाता है वाशिंगटन घोषणा पत्र। और कुछ दिन पहले एक बहुत जबरदस्त चर्चा में रहती थी मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम था थार्ड। ये अमेरिका का है, थर्मल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। जैसे भारत ने S-400 कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। और भारत का अपना भी है, प्रद्युम्न और अश्विन और प्रद्युम्न है। ठीक है, जिसको एडवांस अर्थ डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस कहा जाता है। वैसे इनका होता है थर्मल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम होता है। और ये किसके लिए है? दक्षिणी कोरिया के लिए है। किसका? अमेरिका का है। किसके खिलाफ सुरक्षा के लिए? उत्तरी कोरिया के खिलाफ, कि कोई मिसाइल नहीं डालते। तो ये आपको 2 चीजें याद रखनी है, थार्ड याद रखना है और वाशिंगटन घोषणा पत्र याद रखना है। दोनों ही चीजें किससे संबंधित है? अमेरिका उपलब्ध करा रहा है सुरक्षा, किसको उपलब्ध करा रहा है? दक्षिणी कोरिया को। ठीक है, ये मैप है, ये 38 डिग्री लाइन है, ये कोरिया बे है, और ये नीचे सी ऑफ जापान है, और ये इधर येलो सी है। ऐसे ना जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जो मैप आते हैं ना, उनको गौर से देखा करो। और मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व भूगोल से वो ही प्रश्न ज्यादा आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ो, उसके साथ साथ आप मैप को भी पढ़ते जाओगे ना, तो आपका भूगोल है ना वो भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? रिवीजन। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि पूरा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ये कोई जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया का मैप दिया हुआ है, ये आसियान के देश दिए हुए हैं, देखो। ठीक है, बर्मा है, नीचे आके यहाँ पे थाईलैंड आ गया,
और ये दो देश ऐसे चलते हैं, लाओस भी ऐसे चलता है और वियतनाम तो पूरा ऐसे चलता है। ये लाओस और वियतनाम है और कंबोडिया यहाँ पे नीचे फंसा हुआ रहता है, ठीक है। ये आ गया इंडोनेशिया भाई साहब आपका, ये आ गया मलेशिया। इंडोनेशिया भी एक चर्चा में रहा है कि इसकी जो राजधानी है जकार्ता, वो धीरे धीरे स्ने स्ने स्लो स्लो ग्रेजुअली ग्रेजुअली समुद्र में डूबती जा रही है, ठीक है। और वहां पे जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, इसीलिए ये जो बोर्नियो आइलैंड है ना, इस पे कोई कालीमंगान एक स्टेट है, वहाँ पे नूनस्तारा नाम से ये नई राजधानी बसा रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया में सबसे बड़ा संकेत है कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो कितना बड़ा संकट है। और इन्होंने माना है कि 2050 तक तो भाई साहब जकार्ता है ना, वो समुद्र में पूर्णतया क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, ठीक है। फिर अब अपने बाल बच्चों के साथ नीचे नीचे घूम घूम के देख के आना कि ऐसे शहर बसा हुआ था। ये है इंडोनेशिया, ये है मलेशिया, ये इधर का फिलीपीन साइड है, ये साउथ चाइना सी है, जहां पे चाइना सबसे ज्यादा खब्बी करता है, ये साउथ चाइना सी, ये ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखो, ये फिलीपीन सी है। और वो जो छोटे छोटे मैंने टापू बताए थे ना, वो इस साइड में रहते हैं, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, जो फिपिक बताया था ना अभी आपको, फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्री, वो नीचे की साइड में रहते हैं। और नीचे की साइड यहाँ पे क्या रह जाता है, ऑस्ट्रेलिया रह जाता है। ब्रिटेन का सम्राट बना था वेस्टमिनिस्टर एबे में। हमने तो हमारे सारे राजा महाराजाओं को घर पे बिठा दिया, बढ़िया दारू पीते हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी बचा के रखा है। तो इनके राजा किंग चार्ल्स द्वितीय है, रानी है पत्नी कैमिला, और वेस्टमिनिस्टर एबे गिरजाघर था, इसमें वहां पे उन्होंने मुकुट वुकुट पहना था, ठीक है। नाटो 31वां सदस्य कौन सा है, फिनलैंड। 1939 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसमें यूरोप के और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के शामिल है। जैसे नाम से ही पता चलता है ना, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अटलांटिक जो ओशियन है उसमें नॉर्थ साइड के जो देश है ना, वो इसमें क्या है, ज्यादा शामिल है। भारत श्रीलंका के बीच में मैत्री ऑडिटोरियम होता है, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और श्रीलंका ने अभी अपना 75वां आजादी का दिवस बनाया और हमने 50 बसें उनको दी थी। अब मेरे को ये अब की बार कम समझ में आया, वरना मोदी जी क्या करते, डी 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 टी 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 पी 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 ऐसे करते ज्यादा है। तो 75 की जगह 75 बसें क्यों नहीं भेजी उन्होंने, 50 ही क्यों भेजी। खैर आप याद रखना, 50 बसें भेजी थी, किसको भेजी थी, श्रीलंका को भेजी थी, किसको भेजी थी। और ये डीडीटी तो उन्होंने आज के इंटरव्यू में भी बताया था, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिविडेंड, ऐसे डाइवर्सिटी, ऐसे कुछ 4 नाम थे उनके फेवरेट है ये एक बार अमेरिका में उन्होंने अपनी तकरीर दी थी, भाषण दी थी, तब उन्होंने 4D यूज किया था। मेंस के अंदर लिखने में ये काम आते हैं ऐसी चीजें। संघाई सहयोग संगठन की बात कर ली मैंने, 9 देश इसमें शामिल हो गए। 9वां देश कौन सा है, ईरान है। 8 बाकी कौन कौन से, मैंने कहा मध्य एशिया के 4 देश है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ऊपर वाला चीन, नीचे वाला ऊपर वाला रूस, नीचे वाला चाइना, भारत, पाकिस्तान। 8 ये 9वां क्या हो गया, ईरान। और अभी अभी भारत ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, वर्चुअल हुआ था, आई नहीं थी, आपस में ही जूम मीटिंग की तरह मिले थे, ठीक है। चलिए आगे, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी एल्बनीज कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के। सिरिल रामाफोसा कहाँ के है, सिरिल रामाफोसा है साउथ अफ्रीका के, कहाँ के है, साउथ अफ्रीका के। एंथनी एल्बनीज कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के है। ओल्फ सोल्ज कहाँ के हैं, जर्मनी के है। ओल्फ सोल्ज कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, कहाँ के हैं, जर्मनी के है। याद रहेंगे, आज सारे ये देखेंगे आपस में, हम इनको एक जगह रख के याद करेंगे। लिथियम भंडार इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रामचंद्र पेडोल मैंने आपको बता दिया, सी जिनपिंग आपको पता ही है। ओल्फ सोल्ज जर्मनी के क्या है, चांसलर है, क्योंकि यहाँ पे चांसलर होता है ना, उसके पास ज्यादा पावर होती है। ये राष्ट्रपति ये बस नाम के ही होते हैं, ठीक है। ओके, ओल्फ सोल्ज याद रखना। आसियान मैंने बता दिया, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ये 2015 गलत लिखा हुआ है। और इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है, मिस्र। अब देखो कनेक्शन क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम देश है मिस्र। और अभी अभी मिस्र किस में शामिल हुआ है, ब्रिक्स प्लस में शामिल हुआ है। तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका हिस्सा है, ब्रिक्स का। और ब्रिक्स के इस बैंक के अंदर पहले शामिल होता है मिस्र, और फिर मिस्र का किस में शामिल हो जाता है, ब्रिक्स प्लस के अंदर शामिल हो जाता है। और इसके कुल सदस्य 5 है, और 5 में अब कितने जुड़ गए, 6, टोटल कितने हो गए, 11। 15 मार्च को इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिवस, ये बता दिया। फूमियो किशिदा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान के प्रधानमंत्री है, ठीक है। जो क्वाड बना था ना, क्वाड,
क्वाड का आइडिया 2007 में जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने आइडिया दिया था। शिंजो अबे ने यह आइडिया दिया था और 2017 में क्वाड ने अपना रूप धारण कर लिया था। ठीक है, तो शिंजो अबे तो अभी रहे नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फूमियो किशिदा फिलहाल जापान के क्या है, प्रधानमंत्री है, फूमियो किशिदा। तो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका से, एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया से, ओल्फ सोल्ज जर्मनी से, और फूमियो किशिदा कहां से है, जापान से है। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के हैं, मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल हुआ है, मिस्र ब्रिक्स प्लस में भी शामिल हुआ है, और मिस्र के जो राष्ट्रपति है वो हमारे 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। जॉर्जियो मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री है, किसके है, इटली के प्रधानमंत्री, किसके है, इटली के, जॉर्जियो मेलोनी। तो देखो भाई साहब, मेलोनी कहां के हैं, इटली के हैं। ओल्फ सोल्ज कहां के हैं, जर्मनी के चांसलर है। ठीक है, एंथनी एल्बनीज कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, तो ट्रिपल ए हो गया, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के। सिरिल रामाफोसा कहां के हैं, अफ्रीका के। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने अध्यक्षता की थी ब्रिक्स की, और उसी समय 6 देश शामिल हुए थे, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सिरिल रामाफोसा। ठीक है, उसके अलावा हमने अब्देल फतेह अल सीसी भी देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और कोई ऐसे ऑपरेशन दोस्त, यहाँ के जो राष्ट्रपति है भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है, रिचप तैयब अर्देगान। ठीक है, और लगातार ये आदमी मोदी जी की तरह ही मान लो कि जब से राज में आया ना कभी बाहर नहीं गया। एक बार इस्तांबुल का मेयर बना था, उसके बाद राज इन्हीं के पास रहा है, राज कहीं नहीं गया, रिचप तैयब अर्देगान। और तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, और तुर्की का नाम है ना अब तुर्की ए कर दिया गया है, और भारत ने इनको जो सहायता दी थी इसके लिए उसका नाम क्या था, ऑपरेशन दोस्त था। और तुर्की वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। ठीक है, और आप जब मैप में देखोगे ना, मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, कि ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नीचे है सी ऑफ मारमारा, और यहां पे नीचे आ जाएगा मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर और ब्लैक सी, और इधर रह गया तुर्की, इधर भी रह गया तुर्की। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जल संधि आती है, एक तो आती है बास्फोरस, बास्फोरस, और एक शायद नाम है डर्डनेलीज, डर्डेनेलीज, देख लेना ऐसे ही कुछ है, ऐसा ही नाम है लगभग, डर्डेनेलीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बास्फोरस और डर्डेनेलीज जल संधि है। जो क्या है, ये बास्फोरस तो ब्लैक सी को जोड़ती है सी ऑफ मार्मरा से, और सी ऑफ मार्मरा जुड़ती है मेडिटेरियन सी को, ये जोड़ती है डर्डेनेलीज जल संधि जोड़ती है। और तुर्की अक्सर चर्चा में रहता है, तुर्की अक्सर विवादित बयान भी देता रहता है, और तुर्की के पास बॉर्डर सीरिया की भी लगती है, सीरिया में हालात खराब है, कुर्द लोग होते हैं वो भी तुर्की पे हमला करते रहते हैं, तो तुर्की बहुत चर्चा में रहता है। तो तुर्की की जो भौगोलिक स्थिति है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये यूरोप और एशिया को जोड़ता है। ब्लैक सी ऑफ मार्मरा, नीचे मेडिटेरियन सी, ऊपर की साइड बास्फोरस जल संधि है, और नीचे की साइड डर्डेनेलीज जल संधि है। ये आप जरूर याद रखें, इसको देखते रहे। ऑपरेशन दोस्त किस लिए चला था, तुर्की में जब भूकंप आया था तब भारत ने सहायता दी थी। ऑपरेशन गंगा चला था कि जब यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ था तो भारत के छात्रों को वहां से बाहर निकाला गया था। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु कोरोना में भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए अभियान चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल वाला मैंने अभी रिवीजन किया है वापिस। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि सर आपने बार बार नहीं बताया, इतनी बार बता दिया, फिर भी एक बार और बताऊंगा और फिर मैराथन में बताऊंगा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, फालतू की बातें, कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वां भारत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, पढ़ लेना आप। वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस, लचीलापन दिवस 17 फरवरी को है, पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं ये कह दूँ मैंने स्लाइड में दिया था, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ गया, कल हमने बात की थी यहाँ की, मैंने कहा था आप इनके मैप को जरूर देखना, तो मैंने आज इनको इंक्लूड किया। ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, और ये है फिनलैंड, और ये है डेनमार्क। ठीक है, फिनलैंड हो गया शामिल 31वें देश के तौर पर नाटो में। डेनमार्क डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 1 नंबर पे रहता है, जो हम पढ़ेंगे वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी नाम से जारी होती है। ठीक है, स्वीडन को हमने पढ़ा था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पे पढ़ा था। ये हो गया नॉर्वे। ये आता है यहाँ पे नॉर्थ सी, नॉर्वे के
उत्तर की साइड उत्तराद्य पास से नॉर्वियन सी है, मतलब नॉर्वे के उत्तर की साइड ही है नॉर्वेन सी, और नॉर्वे के दक्षिण में है नॉर्थ सी, क्योंकि ये इंग्लैंड के नॉर्थ में पड़ता है। यहाँ पे ये आता है बाल्टिक सी और ये आता है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, अब देखो पंगा क्या है, रसिया की बॉर्डर यहां लगती है, देखो भाई साहब बहुत लंबी बॉर्डर है, और द्वितीय विश्व युद्ध को फिनलैंड ने बहुत ज्यादा झेला था। जब पोलैंड को बांट लिया था ना, उसके बाद पोलैंड को बांट लिया था रूस और जर्मनी ने समझौता करके, तो रूस बोलता है चलो मैं फिनलैंड को खा जाता हूँ। फिनलैंड को पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में परेशान किया था, तो उसकी यादें ना अभी भी फिनलैंड को सताती है। तो इनको ये लगता है कि अब यूक्रेन को खा गया तो ये हमें भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन सपना देख रहे हैं पुराने वाले यूएसएसआर का, और ये आदमी है जख्मी शेर। जब 1991 में यूएसएसआर का बंटवारा हुआ था ना, उस समय ये आदमी क्रेमलिन में ही था, और इसको ये लगता है कि मैंने अगर यूएसएसआर वापिस वैसे का वैसा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी व्लादिमीर पुतिन नहीं है। इसीलिए फिनलैंड क्या है, डर के मारे नाटो में शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये मैप जरूर आप ध्यान रखना। मेरा मन ऐसे कहता है कि इससे क्वेश्चन आएगा, और वैसे भी आपके पास अगर कभी पैसे कमा लो आप, तो दुनिया में कहीं घूमने जाओ तो स्कैंडिनेविया कंट्री जरूर घूम के जाना। और मेरा तो इरादा है कि मैं तो बूढ़ा होकर यहीं पे जाके मरूंगा, अगर मैं दफन यहीं होऊंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। खैर ये मजाक की बात है, कोई नहीं जाने देता। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर आ गया मैप, ये G20 का है। किसका है? G20 का मैप है। ठीक है, अब देखो क्या है, G20 में कैसे कैसे देश शामिल है। उत्तरी अमेरिका तो सारा शामिल है, कनाडा भी शामिल है, यूएसए भी शामिल है, मैक्सिको भी शामिल है। साउथ अमेरिका में 2 बड़े देश शामिल हो गए, ब्राजील शामिल हो गया, अर्जेंटीना शामिल हो गया। अफ्रीका के मामले में बहुत ढीला हाल है, सिर्फ साउथ अफ्रीका शामिल है। इसीलिए मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि अफ्रीकन यूनियन भी क्या हो, शामिल हो। ठीक है, अब ये यूरोप के देश तो बहुत सारे शामिल है, एशिया के भी काफी देश शामिल है। 3 तो बड़े देश हो गए, इंडिया, चाइना और रशिया। ठीक है, उसके बाद आपका जापान भी शामिल है, साउथ कोरिया भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, इधर ये सऊदी अरब शामिल है, इधर ये तुर्की भी शामिल है, और इधर इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूके। 19 तो देश शामिल है, और भाई साहब एक है यूरोपियन यूनियन शामिल, इसको G20 बोला जाता है। जब 2008-9 में मंदी आई थी, उस मंदी को बोला जाता है निंजा। निंजा तो वैसे आप नाम सुनते ही हो, वो निंजा टर्टल वर्टल आते हैं ना, हॉलीवुड की फिल्में देखते हो, लेकिन ये निंजा आर्थिक मंदी से जुड़ा हुआ है। नो इनकम नो जॉब, ऐसे लोग जिनके पास कोई इनकम नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी, और अमेरिका में जबकि लोन ले लिया, लोन लेके किसी ने फ्लैट ले लिया, कार ले ली, फ्रिज ले ली, एसी ले ली, सब ले ली। ये छोटे छोटे ब्याज दरें थी, तो सबको ये लगा फ्लैट ले लो, 200 रुपये आपको इंटरेस्ट देना है, दे देंगे, चुका देंगे। बाद में पता चलता है किसी के पास पैसे नहीं है, तो अचानक रिसेशन आ गया, तो इसको निंजा बोला जाता है। तो जब 2008-9 में रिसेशन आया, तो आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ना G20 के अंदर फिर जो G20 के देशों के जो मुखिया थे वो आपस में मिलने लगे थे और उन पे चर्चा करने लगे थे। अब तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया, पर्यावरण, आतंकवाद, सभी मुद्दों के ऊपर है ना ये आपस में चर्चा करते हैं। और G20 में भारत के अंदर मीटिंग है और हम उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, हाल फिलहाल बहुत चर्चा में, इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब ये आएगा, एक बार मैप में ये लगाया हुआ है। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं। तो आज की बात अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो भाई साहब आधा घंटा तो रिवीजन में लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। न्यू स्टार्ट संधि, न्यू स्टार्ट संधि से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी रूस और अमेरिका के बीच में हुई थी कि ये जो हथियारों की दौड़ है ना, इसको हम कम करते हैं और आर्म्स का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। इससे पहले एक ट्रीटी और थी, साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। ये तो भाई साहब टॉक हुई थी, और ये क्या थी, ट्रीटी थी, और ये काफी अच्छा काम भी कर रही थी। और उसके बाद न्यू स्टार्ट संधि होती है, वो भी रूस और अमेरिका करते हैं, लेकिन फिर यूक्रेन वाला मामला आ जाता है और यूक्रेन और रूस के अंदर तनातनी हो जाती है, और अमेरिका और रूस की भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और फिर बाद में रूस ने कह दिया कि ये संधि हम क्या कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट संधि
स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी किन किन देशों के बीच में? रूस और अमेरिका के बीच में। पहले कौन सी थी? साल्ट। साल्ट पे एक फिल्म भी बनी हुई है, हीरोइन थी एंजेलिना जोली, 2011 में फिल्म आई थी जब मैं एमएससी करता था, गोलसा में मैंने देखी थी। साल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, और ये थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, स्टार्ट। यूपीआई विद पे नाउ, भारत और सिंगापुर के मध्य क्या हो गया है? समझौता हो गया है कि आप जब सिंगापुर घूमने जाओ तो आप फोन पे से वहां पे पैसे दे सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा देश है? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। अभी भी सिंगापुर का एक आदमी राष्ट्रपति बना है जो भारतीय मूल का है और पी चिदम्बरम का खास मित्र है, नाम भूल गया मैं, अभी नोट कर लेना, कल या परसों की बात है और हो सकता है पेपर में आ जाए। सिंगापुर का राष्ट्रपति बना है भारतीय मूल का आदमी, और सिंगापुर बहुत ही अमीर देश माना जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, G7 की है ये। क्या चाहती है कि फाइनेंशियल मामलों में कोई अगर धोखेबाजी हो रही है या कई तरीके से गलत मामलों से वित्त पोषण हो रहा है, टेरर फंडिंग हो रही है, उसके लिए होता है। और अक्सर ये चर्चा में इसलिए रहती है कि ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल ही रखते हैं और बोलते हैं भाई साहब आपको कभी भी ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी अभी क्या हुआ कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो इन्होंने क्या किया, रूस की सदस्यता को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। 100 से अधिक देशों और न्यायालयों के लिए मानक निर्धारण करता है ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। क्या करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग है, मतलब देखती है ये कि कहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के काम हो रहे हैं, उनको करना है, उनको हैंडल करना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन COP 21 हुई थी पेरिस के अंदर, तब रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मिले और बोले हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं और ये जो कर्क रेखा के आसपास के देश है ना वो इकट्ठा होके, क्योंकि सूरज देवता पूरे आते हैं तो हम सोलर प्लेट लगाएंगे और लाइट पैदा करेंगे और ऐसा अलायंस बनाएंगे। तो उस अलायंस के अंदर अब बहुत सारे देश शामिल होने लग गए हैं और गुड़गांव जो हाल में गुरुग्राम कहलाने लग गया है, वहां पर इसका मुख्यालय, नवीनतम सदस्य अमेरिका भी आ गया, ब्राजील आ गया, साइप्रस आ गया, सालिमन आ गया, नए नए जुड़ते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये याद रखना 2015 में इसकी स्थापना हुई थी COP 21, और पेरिस जो सम्मेलन था ना 2015, वो क्या होता है, ये जितनी COP होती है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट था। जब सबसे पहले 1992 में जब स्टार्ट हुई थी ना रियो डी जेनेरियो में, UNFCCC बना था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आज पढ़ेंगे। तब से लेकर 2015 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए थे, क्योटो हुआ, मोनेट्रियल हुआ, कार्टेजिना हुआ, बेसल हुआ, रोटरडम हुआ, एक कौन सा था, मीनामाटा था, बहुत सारे हुए थे। लेकिन ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में बना, भारत और फ्रांस ने शुरू किया था और गुरुग्राम में इसका क्या है, मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, सूडान में पूरी महिला शांति सैनिकों की पलटन तैयार की है भारत ने। ठीक है, सूडान के अबेई क्षेत्र में तैनात की है और इस मिशन के लिए पूर्णतः महिला की नियुक्ति करने वाला भारत पहला देश 2007 में बन गया था। लेकिन फिलहाल कहां पे है? सूडान में है, अबेई क्षेत्र है। और सूडान में क्या हो रहा है कि एक तो वहां की सेना का और एक वहां की, जैसे अपने CRPF और ये ITBP होती है ना, वैसे वहां की RSA नाम है शायद उसका, ऐसी कोई आर्मी है, उन दोनों के मुखिया के बीच में लड़ाई चल रही है और वो अलग अलग इलाकों पे कब्जा करते हैं और आम जनता को दुखी कर रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि महिला शांति सैनिकों की नियुक्ति होनी चाहिए और भारत वाले बोले हाँ हम करते हैं और हमारे वाला भेज दिया संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। केविन मैकार्थी, केविन मैकार्थी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष है और ये तीसरा इंपॉर्टेंट पद होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच के बाद में। केविन मैकार्थी, केविन मैकार्थी, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई हो, चर्चा में डोनाल्ड ट्रंप ही रहेगा। ठीक है, जो बाइडेन है प्रधानमंत्री, तो मुख्य सॉरी राष्ट्रपति केविन मैकार्थी क्या है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के क्या है, अध्यक्ष है। लुइस इनसिबो लुला दा सिल्वा, मतलब बहुत बड़ा नाम है, वो किसका है, ब्राजील का है। जैसे अमेजन के जंगल बहुत लंबे हैं वैसे ही इनके राष्ट्रपति का नाम भी बहुत लंबा है, ऐसे याद रखना, लुइस इनसिबो लुला दा सिल्वा। दक्षिण अमेरिका में एक आदमी था, मेरे तो बस वो एक ही पसंद है, पाब्लो एस्कोबार। आप शायद अगर नेटफ्लिक्स पे देखते हो तो उस पर एक वेब सीरीज आती है
नार्कोस, वो पूरी की पूरी इस आदमी पे है। और इस आदमी ने 10-12 देशों को कैसे नचा दिया था, इवन यूएसए को भी इसने नचा दिया था। फिर बाद में यूएसए का एक स्पेशल मिशन जाता है, इस पाब्लो एस्कोबार को मार देते हैं। लेकिन खैर, तो ये आदमी चर्चा में रहता है दा सिल्वा, और अमेजन के जंगल जलते रहते हैं। तो लुइस इनसिबो लुला दा सिल्वा, क्रोएशिया मेरा फेवरेट आ गया है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला देश बन गया है। 2013 के आरएस प्री में क्वेश्चन आया था कि यूरोपियन यूनियन किसने ज्वाइन किया था, क्रोएशिया ने ज्वाइन किया था। और 1 जनवरी 2023 को ये इसने यूरो कर ली है। अगर अब की बार मेरा फेवरेट है तो ये भी आ सकता है कि यूरो मुद्रा हाल फिलहाल किसने अपनाई थी, क्रोएशिया ने अपनाई। ये कौन सा देश बन गया है, 20वां देश बन गया है। ठीक है, ओके। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, ये 28वां संस्करण जो है वो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को दुबई में होगा। सुल्तान अहमद अल जाबेर इसकी अध्यक्षता करेंगे। COP 27 का सम्मेलन जो हुआ था वो मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। अब देखिए 2 शब्द आते हैं, एक आता है COP, एक आता है CMP। तो ये COP 28 है, इसमें से 10 घटा दो तो ये आ गया CMP 18। तो COP तो 28 है और CMP क्या है, 18। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और मीटिंग ऑफ पार्टी ऐसे कुछ इनके नाम होते हैं। 1992 से शुरू हुए थे ये, ठीक है। और 1992 में एक तो था CBD, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस पे एक नागोया प्रोटोकॉल होता है, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। ऐसे ही एक संगठन बनता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पृथ्वी सम्मेलन कहलाता है। रियो डी जेनेरियो 1992 के अंदर ये हुआ था, ठीक है। और उसमें और भी बहुत सारे थे, एक होता है एजेंडा 21 होता है, ठीक है। लेकिन हमें फिलहाल ये याद रखना है कि UNFCCC के तत्वाधान के अंदर 28वां, ये आपसे विनती है, गुजारिश है कि इसको 28वां कर लेना, ठीक है। और 27 का काम पे हुआ था, 2022 में हुआ मिस्र के शर्म अल शेख में। साल के लास्ट में ये सब मिलते हैं और बतलाते हैं भाई साहब दुनिया डूब रही है, क्या करना चाहिए। बड़ी आराम से बैठते हैं, दारू वारू पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर वापस घर लौट आते हैं। कुछ एक सम्मेलनों को छोड़ के, जैसे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन की रक्षा के लिए है, वो वाकई कामयाब रहा है। और अब मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है ना, वो किस में बदल गया है, किगाली में। किस में बदल गया है, किगाली प्रोटोकॉल में। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल है ना वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। तो जो साइंस टेक के सर है ना, वो अपने चैनल के ऊपर वो बता रहे हैं सारे के सारे जलवायु परिवर्तन और इन सम्मेलन के बारे में, आप पढ़ लेना। तो क्योटो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, किगाली है वो ओजोन गैस से संबंधित है। और किगाली से पहले कौन सा था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है, ओके। तो याद रखना 28वां सम्मेलन है। और जब आप RAS मेंस दोगे ना, तब के समय आपको ये मिलेगा कि नवंबर दिसंबर के अंदर वहां पे होगा, ठीक है। कहां पे होगा, दुबई में होगा। दुबई की एक सिटी है, नया सा शहर है, उसका नाम मैंने नोट किया था, एक्सपो सिटी, वहां पे ये होगा, एक्सपो सिटी में होगा, ठीक है, एक्सपो सिटी के अंदर होगा। आगे चलते हैं। क्रिस हॉपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड की होप कौन है, क्रिस हॉपकिंस है। ऐसे याद करवा रहे हैं कई टीचर, तो ये तरीका मुझे अच्छा लगा, उनका भी शुक्रिया। कि न्यूजीलैंड की होप कौन है, क्रिस हॉपकिंस, ठीक है, याद कर लेना। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट है कि सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, और भारत है ना वो दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश है। कौन सा है, चौथा। तो भारत के जवानों, भारत को पहला बनाना है, जम के पढ़ो और आगे बढ़ो। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023, और भारत को चौथा शक्तिशाली देश बनाया गया। AC चारणिया, जैसे हमने अजय बंगा पढ़ा था, वैसे ही अभी हम एक नाम आदमी और पढ़ेंगे, अनिल नाम आएगा, वो और पढ़ेंगे। तो ये 3 नाम मैं एक साथ आपको बताऊंगा। AC चारणिया नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। भारत की मूल की भव्य लाल पूर्व में कार्यवाहक चीफ टेक्नोलॉजी, मतलब पहले भी भारतीय मूल की थी और अब भी कौन है, भारतीय मूल। AC चारणिया और अजय बंगा कौन थे, वर्ल्ड बैंक में थे। अजय बंगा कौन थे, ब्लड बैंक में थे,
सॉरी ब्लड बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। एशिया की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने, विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने, भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन 2023 के छेकड़ले वक्त तक भारत में आ जाएगी और भाई साहब हरियाणा में चलेगी। कहाँ पे चलेगी? हरियाणा, सोनीपत और जिंद के बीच में चलेगी प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। तो दुनिया की पहली कहाँ पे थी? जर्मनी में। एशिया की पहली चीन में, और उसके बाद आएगी भारत। ये जो मैंने बताया था ना कि 1992 के अंदर CBTP बना था, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बना था, उस पर भी सम्मेलन होता है। COP 15 हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था, 7 से 19 दिसंबर 2022 को क्या हुआ? आयोजित हुआ। ये COP 15 था। और COP 28 कहाँ पे होगा? दुबई में। और COP 28 और CMP 18 एक को ही गल है, एक्सपो सिटी दुबई के अंदर होगा, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कुनमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। अमीर देश ये बोले कि हम आपको क्या देंगे? विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। 10 साल हो गए पढ़ते हुए, मेरे तो समझ में नहीं आया कौन सी टेक्नोलॉजी देते हैं, कौन से पैसे देते हैं। कि पहले 20 बिलियन डॉलर देने की वादा था, अब हम आपको 100 बिलियन डॉलर देंगे। देते भाई साहब 100 रुपये नहीं है, ठीक है। ओके, ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया गया है। जो विश्व युद्ध के समय क्या होता था, ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज था और हमारे सैनिकों को बोल दिया जाता था जाओ यूरोप में जाके लड़ो, तो वो लड़ते थे। तो जो जो सैनिक वहां पे शहीद हो गए थे उनकी स्मृति में ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया गया है, ठीक है। सर पानी हो रहा है। आगे बढ़े, याद रहेगा ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो सुनो, COP 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। किसके लिए हुई? बायोडाइवर्सिटी के लिए। COP 27 हुई थी मिस्र, शर्म अल शेख में हुई थी। और COP 28 कहां होगी? दुबई में होगी। कहां होगी? दुबई में होगी, ठीक है। और ये COP 15 किससे संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। और ये COP है वो जलवायु संबंधित से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, UNFCCC से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है और इसने क्या कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और ईरान को बाहर किया गया। और ईरान भाई साहब हमारा ठीक ठाक दोस्त है, ईरान अच्छा हमें अच्छी मदद देता है। और ईरान हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडियन ओशियन में वो चीन को रोक सके, इसीलिए हमने ईरान में चाबहार पोर्ट भी विकसित किया है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि 2000 के आसपास बना था, वो ईरान से होके निकलता है। और अगर ये पूर्णतया विकसित हो गया तो सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस के अंदर है, वहां से हम सीधा होते हुए कैस्पियन सी के सारे पास होते हुए सीधा हम बंबई तक पहुंच जाएंगे। तो ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ईरान के खिलाफ जब भी वोटिंग हो तो या तो हम वोटिंग को छोड़ दें या हम ईरान के पक्ष में वोटिंग करें, या हम ईरान के पक्ष में वोटिंग करते हैं। तो भारत ने बोला हम मतदान में भाग नहीं लेंगे क्योंकि ईरान हमारा बेली है, सखा है, भाई लो है हमारो। मैं ईरान के खिलाफ है को नहीं बोला। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी 78वें स्तर की, ये मैंने बता दिया था आपको। 193 देश है। अंग्रेजी, रूसी, अरबी, चीनी, हिंदी अभी भाषा नहीं है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। ऐसी फालतू की बातें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5+10, 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य है। और भारत चाहता है कि मैं स्थायी सदस्य बनूं, 5 के साथ शायद 6 जुड़ जाए, लेकिन मेरे को स्थायी सदस्य बनाओ कैसे कैसे, ठीक है। म्यांमार की कोई संकट पे आया था, भारत बोला भाई साहब हमारा पड़ोसी है, मेरे को भाग भूग लिया नहीं मतदान में। अपर लाऊं साफ स्टैंड है का मानना भाई जी, इसी चौधर कौन सी है जी, मतलब कोई फायदो को नहीं है, और पड़ोसी है आपकी सल्ट लिया मान कोई मतलब को नहीं। SCO की एक साइट आई थी, सिक्योर SCO, और इन्होंने मोदी जी का फॉर्मूला अपना लिया। S से सुरक्षा, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C से कनेक्टिविटी, U से यूनिटी, R से, ठीक है, ये E एनवायरनमेंट ऐसे करके है। और भाई साहब मैंने बता दिया कि SCO में नया देश शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है? ईरान। क्या नाम है? ईरान। क्या नाम है?
ईरान। और ये ईरान कहाँ में भी शामिल हुआ है, अभी अभी ब्रिक्स में शामिल भी हुआ है। इसके साथ साथ कौन से देश शामिल हुए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने अभी भी वर्ल्ड कप जीता था ना, लियोनेल मेसी वहां के कप्तान थे। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वर्ष 2022-23 के लिए इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ और भारत को अध्यक्षता प्राप्त हुई। राजीव चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष है, जो कि हमारे राज्य मंत्री है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी में। 25 देशों का संगठन है। भारत 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में क्या शामिल हुआ। तो याद रखना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और भारत के जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री है ना, राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, वो इसके क्या है, अध्यक्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि जो जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है, संसद है, वहां के जो लोकसभा अध्यक्ष है या संसदीय अध्यक्ष है वो मिले और उन्होंने एक मीटिंग की। और ये कहाँ पे हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ये इंडोनेशिया वही जगह है जिसकी राजधानी जकार्ता से अब कालीमंतान राज्य के नूनस्तारा जगह पर क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा देश है जो अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है, उसका नाम है इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में इन्होंने कहा था प्रभावी संसद और जीवन लोकतंत्र, इसके नाम से इन्होंने मीटिंग की। और सीधी सी बात है, संसदीय अध्यक्षों की मीटिंग थी, तो भारत का कौन सा आदमी जाएगा, ओम बिड़ला जाएंगे। अन्य गणमान्य राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और ये सब लोग गए थे, ठीक है। मेन बात क्या है, ओम बिड़ला जी गए थे। और ये कहाँ के हैं, कोटा के हैं, राजस्थान के हैं, ठीक है। और ये सब तो अब तो राजस्थान का मामला है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ भी कहाँ के हैं, ये जो राजस्थान के हैं, जगदीप धनखड़। तो ओम बिड़ला जी गए थे, कहाँ पे गए थे, इंडोनेशिया की जकार्ता में। डेमोक्रेसी के ऊपर मीटिंग हुई थी P20, ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित हो रही है, नूनस्तारा। कहां पे हो रही है, नूनस्तारा। तो याद रखना, ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, इंडोनेशिया। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, ये हुई थी साइट्स के लिए। किसके लिए हुई थी, साइट्स के लिए। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड का मतलब ऐसी है कि ऐसी प्रजातियां किसकी, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, मतलब जीव जंतुओं और पौधों दोनों की। तो इसका पूरा नाम ये है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। तो ये इसमें सारे ही आते हैं, पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। इनके ऊपर ये साइट्स की मीटिंग हुई थी, पनामा सिटी के अंदर हुई थी। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकल्पना प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन हुआ था ये। और इसमें ये था कि क्या होता है कि आपस में इकट्ठे होते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर बात करते हैं कि भाई साहब हमने ये जो इन पे इनकी ट्रेडिंग हो रही है, इनको रोको और फिर इकट्ठा करो, इनका संरक्षण करो, इनके लिए अभयारण्य बनाओ, नेशनल पार्क बनाओ, कैप्टिव ब्रीडिंग करो, कुछ इनके करते रहो, ठीक है। और जो हमने संरक्षण के प्रयास किए थे वो कामयाब हैं या नहीं है, तो उसके ऊपर ये सारी क्या होती है, मीटिंग होती है। या फिर कोई ऐसी प्रजाति जो पहले तो बहुतेरी थी लेकिन बाद में मान लो ट्रेडिंग के कारण उसकी संख्या कम हो गई, उस पर इनकी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। इसको बोलते हैं साइट्स, CITES, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। 19वां संस्करण था, पनामा सिटी में हुआ था। COP15 बायोडायवर्सिटी के लिए मॉन्ट्रियल में हुई थी, कनाडा में। COP27 जलवायु परिवर्तन के लिए मिस्र में शर्म अल शेख में हुई थी। COP28 जलवायु परिवर्तन के लिए दुबई में होगी, ठीक है। और ये COP19वीं है, ये साइट्स की है। किसके लिए है, जो ट्रेडिंग होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज की, उसके लिए है, दोनों के लिए, वन्य जीवों के लिए भी है और वनस्पतियों के लिए भी है। कछुए की प्रजाति है कोई बट्टागुर, उसको शामिल करने के लिए, और लीफ
सॉफ्ट सेल कछुए उसकी प्रजातियों को इनका क्या होता है, अपेंडिक्स बनी होती है, ए बी सी डी ऐसे। उस अपेंडिक्स में उनको शामिल करना है या नहीं करना है, या निकालना है, या एक अपेंडिक्स से निकाल के दूसरे में डालना है, उनके ऊपर इनकी मीटिंग होती है। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, भारत की यात्रा पे आए और इन्होंने मिशन लाइफ नाम का एक जन आंदोलन था, उसमें भारत को इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत द्वारा शुरुआत किया हुआ जन आंदोलन है जिसका नाम है मिशन लाइफ। क्या नाम है, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ 26/11 के हम लोगों के मृतकों को श्रद्धांजलि दी, ये तो फालतू की बात है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, गुजरात के एकता नगर केवड़िया में पीएम मोदी के साथ मिशन लाइफ की पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन का क्या किया था, शुभारंभ किया था, मिशन लाइफ, ठीक है। गुटेरेस ने प्रथम सौर ऊर्जा का मोढेरा का दौरा भी किया था, एंटोनियो गुटेरेस। ये जरूर याद रखना, एंटोनियो गुटेरेस से ज्यादा जरूरी है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ। कल मोदी जी ने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारा जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो अप्रोच होगी ना, वो पूरी दुनिया से अलग होगी। हम दिखाएंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन को एड्रेस किया जाता है, कैसे मिटिगेशन किया जा सकता है। मिटिगेशन होता है कि जब जलवायु परिवर्तन हो जाता है तो हम कैसे एडजस्ट होंगे, ठीक है। मिटिगेशन और अडेप्टेशन हम कैसे कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम दुनिया को नए तरीके से दिखाएंगे। तो मिशन लाइफ है ना, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत द्वारा शुरू किया गया क्या है, एक जन आंदोलन है, ठीक है। याद रखना मिशन लाइफ, कल मैं वापिस पूछूंगा मिशन लाइफ। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ऋषि सुनक कहाँ के है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। पहले इन्होंने एक बार टक्कर ली थी तो लिज ट्रस ने इनको हरा दिया था, बाद में लिज ट्रस चली गई और ये बन गए थे। सबसे कम उम्र के पीएम है। और हमारे कोई आदमी है नारायण मूर्ति, उनके ये बटाऊ है, और नारायण मूर्ति के पास बतेरे पैसे हैं और भाई साहब पावरफुल आदमी है, और अपने बटाऊ को क्या बना दिया इसने, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। नारायण मूर्ति का बटाऊ अपना नहीं है, अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी का परिवर्तित नाम, यहाँ पे क्या हुआ, कोई दो बावड़े आदमी थे, बोला पहला नाम तो अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया, फिर नया आया बोला नहीं नूर सुल्तान से वापिस क्या करेंगे, अस्ताना करेंगे। इतना ही ध्यान रखना, कजाकिस्तान और अस्ताना। कजाकिस्तान ये वही 5 देश है जो मध्य एशिया के हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छी घास होती है और उसी घास को खा के है ना, यहाँ के घोड़े बहुत ताकतवर होते हैं, और इन्हीं घोड़ों के व्यापार के लिए भारत का प्राचीन इतिहास भरा पड़ा है कि भारत चाहता था कि मुझे बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े मिले। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं और सिर्फ घास ही घास होती है, बहुत कम पेड़ मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, और ये भाई साहब बहुत बार बता दिया, मैत्री सुपल थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है। और इनके नाम पे एक पोर्ट भी बना है जहाँ पे पनडुब्बी रखी जाएगी, शेख हसीना पोर्ट नाम से कुछ ऐसे, वो आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। शेख हसीना आ गया। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन प्रथम संस्करण था, दुबई में हुआ था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2+2 बहुत इंपॉर्टेंट। भारत और जापान के मध्य हुई 2+2 में कौन कौन होते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। मैंने आपको बताया था ना, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जापान में हुई। भारत के इसके अलावा 3 देशों से और होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस। अब देखो अंतर क्या हुआ, रूस तो हमारा पुराना मित्र है और हमेशा ही मित्र रहेगा, ठीक है। जब पूरी दुनिया यूक्रेन को गालियां दे रही थी, हम बोले भाई साहब हम तो रूस से सस्ता पेट्रोल डीजल लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमने उसको थोड़ा बहुत अच्छा किया, उसमें परफ्यूम डाला, पेट्रोल डीजल को शुद्ध किया और हमने यूरोप को बेच दिया था, जम के हमने दाम कमाए थे, ठीक है। रूस हमारा परम मित्र है, इसके साथ हम 2+2 करते हैं। लेकिन बाकी जितने देश देख रहे हो ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वाड के हैं। किसके हैं, क्वाड के। और मैंने आपको बताया था, ये भारत हो गया, इधर ये जापान हो गया, इधर यूएसए हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये इस प्रकार का ये एक क्वाड बनता है, ठीक है। तो इन देशों के साथ भारत जापान के साथ भी 2+2 करता है, यूएसए के साथ भी 2+2 करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 करता है। इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि इसके बीच में रीजन कौन सा रह गया, इंडो पैसिफिक। हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक कैसा हो, फ्री हो, ओपन हो और प्रोस्परस हो। किसके लिए, कुल मिला के हमारा मकसद क्या है, चीन को संतुलन करना है, बैलेंस करना है, चीन का काउंटर करना है। तो हम चाहते हैं, देखो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री टॉप मोस्ट मिनिस्टर पोस्ट होती है,
और ये मतलब सीधा डायलॉग कर रहे हैं, कोई बीच में अधिकारी या डिप्लोमेट ऐसे कुछ डायलॉग नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सीधा डायलॉग हो रहा है। और ये कुछ लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलता है, इनके बीच में अच्छी बातें होती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखो रूस के साथ तो इसलिए हो रहा है कि चलो वो हमारा मित्र है। बाकी 2+2 डायलॉग है वो तीनों क्वाड के देशों के साथ होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वैसे बेचारा अमेरिका का पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, और लेकिन हमने क्या है सिर्फ अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ही निकाल लिए, तो हर जगह हम अमेरिका ही लिखते हैं। होना क्या चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 2+2 कितने देशों के साथ होती है, 3 तो क्वाड के देश है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और एक देश कौन सा है, रूस। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक है, इसमें प्रथम स्थान पे न्यूयॉर्क है। देखो इनका सूचकांक है तो इन्हीं का फर्स्ट आएगा। दिल्ली 68वें नंबर पर, मुंबई 17वें नंबर पर, गुजरात में मोदी जी ने एक फिनटेक सिटी बनाई है, उसका 75वां नंबर है। ठीक है, गिफ्ट सिटी बोला जाता है इसको। ट्विटर अब क्या बन गया, एक्स बन गया, और इसका नया नया मालिक है जो जोरदार ये आदमी है, एलन मस्क। और ये मस्त रहता है, कुछ ना कुछ कबाड़ा करता रहता है एलन मस्क। और ये अब चिड़िया यहाँ से उड़ गई और इसकी जगह क्या आ गया, एक्स आ गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी अभी इसने क्या किया है, रूस को निलंबित कर दिया है। 1989 में G7 के द्वारा स्थापित हुआ था, और मुख्यालय पेरिस में है। 39 देश है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने और मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। और मैं आपको बताऊं, अक्सर ये ज़्यादा चर्चा में रहता है पाकिस्तान के मामले के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले ही रखता है। 10 साल हो गए पढ़ते हुए कि ये ग्रे लिस्ट में है, और ग्रे लिस्ट में कभी भी इसको क्या कर सकता है, ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। कभी भी इसको क्या कर सकता है, ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। लेकिन फिलहाल इसने रूस को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, G7 के द्वारा हुई थी। आ जाओ, G7 और G20। G7 में कौन कौन से देश शामिल है और G20 में कौन कौन से शामिल है। देखो उत्तरी अमेरिका को देखो, कनाडा, USA और मैक्सिको, तीनों देश शामिल हो गए G20 में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 बड़े देश है, ब्राजील और अर्जेंटीना। अफ्रीका में एक ही शामिल है, दक्षिण अमेरिका। यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन शामिल हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इटली, 4 देश शामिल हो गए। इधर आओ, एशिया में नीचे ऑस्ट्रेलिया शामिल हो ही गया। भारत, चाइना, रूस, जापान, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की। मैंने आपको मैप बनाया था ना, तब ये बताया था कि ये देश शामिल है इसके अंदर। अब क्या ये जो यूरोप वाले 4 देश है ना, ये G7 में वैसे के वैसे शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अपने वाला जापान। अपने वाला जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, और उसके बाद यूएसए और कनाडा आ गए। ये हो गया G7। पहले ये था G8। क्या था, G8। बाद में रूस को इससे क्या कर दिया, बाहर। 2014 के आसपास क्रीमिया विवाद हुआ था, उसके बाद रूस को यहां से बाहर कर दिया गया था। और अब जब G8 G7 बन गया है, तो लगभग जब इनकी मीटिंग होती है तो भारत को अक्सर बुलाया जाता है। लगातार 5 या 6 स्तर हो गए, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से भारत को बुलाया जा रहा है। ये G7। तो G7 में यूरोप के तो 4 देश हो गए। कौन कौन से हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, 4 ये देश शामिल हो गए। एक जापान हो गया 5, एक हो गया यूएसए और एक हो गया कनाडा। ये G7। और G20 में एक बार वापिस सुन लो, उत्तरी अमेरिका के तीनों, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, उत्तर से लेके दक्षिण। ब्राजील, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के हो गए। अफ्रीका का सिर्फ दक्षिण अफ्रीका है। यूरोप के 4 देश वही, कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, इधर आओ, एशिया में ऊपर रूस के नीचे चीन, चीन के नीचे भारत, 3 तो देश हो गए। भारत के नीचे इंडोनेशिया, और चीन के इस साइड में दक्षिण कोरिया, और चीन के इस साइड में जापान, और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आ गया आपका सऊदी अरब, और यहाँ पे आ गया तुर्की, जो यूरोप और
एशिया को जोड़ता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे है सी ऑफ मार्मरा, उसके ऊपर है ब्लैक सी, उसके नीचे है मेडिटेरियन सी, इसको बोला जाता है बॉस्फोरस स्टेट और इसको बोला जाता है डार्डेनलीज स्टेट। ठीक है, ये हो गया G20 और G7। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो किसका है? G7 का है। जनरल मोहन सुब्रमण्यम सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर नियुक्त हुए। और मैंने बताया कि दक्षिणी सूडान में ये लड़ाई चल रही है और वहां पे एक अभय क्षेत्र के अंदर भारतीय महिलाओं की एक शांति सेना पहले से क्या है? तैनात है। ठीक है, ये जून जुलाई के अंदर कुछ ज्यादा हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है I2U2। मध्य पूर्व के अंदर एक नया प्रकार का भू राजनीतिक गठजोड़ दिखाई दे रहा है। I2 का मतलब हुआ इंडिया इजराइल, U2 का मतलब हुआ USA और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 14 जुलाई 2022 को हुआ, वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ, प्रथम ही संस्करण था भारत, इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और USA। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया I2U2। ठीक है, पहला सम्मेलन है। तो जैसे ओक्स नया नया बना है ना, ओक्स किसके लिए बना था? देखो, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, इसको बोल दिया ओक्स। इसमें क्या है? US है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां देगा। किसके लिए देगा? इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा किससे करनी है? चीन से करनी है। I2U2 इंडिया, इजराइल, USA और संयुक्त अरब अमीरात का ये बना है I2U2। और अभी इसका प्रथम संस्करण हुआ है और अभी भी ये वर्चुअल तरीके से मिले हैं। ठीक है, गैबन और टोगो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाले 2 देश है। अब 56 देश हो गए। और राष्ट्रमंडल देश कौन से है? जिन देशों पर कभी ब्रिटेन ने राज किया था वो राष्ट्रमंडल देश है। मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस मैंने कल बताया था, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और भारत के और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन है, 6 किलोमीटर भारत में है, बाकी वहां पे नुबालीगढ़ रिफाइनरी से तेल आएगा और वो सीधा किधर चला जाएगा? बांग्लादेश में चला जाएगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुनिया की बहुत सुंदर इमारत है, 7 मंजिला इमारत, 70 मीटर ऊंची है, दुबई में है। भाई साहब, इसका किराया भी बहुत ज्यादा है, आप नेट पे जाके सर्च कर लेना। और दुनिया, आगे की दुनिया कैसी होगी ऐसा कुछ म्यूजियम बना हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, मैं तो नहीं जा सकता, आप देख लेना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इसमें चीजें नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना 2006 में हुई। कहीं ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन नाम आ जाए और आप कह दो तो कम से कम 1945 और 50 के बीच में बना था, नहीं, 2006 में। ये जरूर याद रखना। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय। और अक्सर दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है तो ये संस्था चर्चा में आ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः महानिदेशक नियुक्त हुए टेड्रोस अधनोम गेब्रियस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नून सतारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी के लिए यह क्या हुई है? जगह स्वीकृत हुई है। आप जब इंडोनेशिया के मैप को देखोगे तो एक तो है सुमात्रा, जो भारत के अंडमान सागर के पास में लगता है, उसके नीचे की साइड है जावा, और फिर तीसरी साइड रहता है बोर्नियो। उस बोर्नियो के अंदर कुलुमितांग जो राज्य है वहां पे एक नून सतारा जगह है, वहां पे नई राजधानी बना रहा है इंडोनेशिया। ओलिवर गोरिचस है, वो नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए। गीता गोपीनाथ का ये क्या ले रहे हैं? स्थान ले रहे हैं। ठीक है, फिलीपींस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था। देखो वापिस मैप बना लेते हैं अपने के, ये इंडिया है, ये भाई साहब जापान है, ये USA, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बन गया क्वाड, और ये रीजन बन गया बीच में इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक रीजन में ये देश आता है फिलीपींस। इस फिलीपींस को भारत तो बेच रहा है ब्रह्मोस। क्या बेच रहा है? ब्रह्मोस। क्या बेच रहा है? ब्रह्मोस। और यही फिलीपींस पे ऑस्ट्रेलिया ने 3 या 4 अड्डे भी ले लिए हैं, ताकि वो अपना हवाई जहाज भी रख सके और नौसेना को भी रख सके। और इसके साथ साथ क्या है, वो साउथ कोरिया के साथ भी नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। तो क्या है, चीन को घेराबंदी करने के ये नए नए काम हो रहे हैं। तो भारत ने अपनी ब्रह्मोस किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश को बेची है? फिलीपींस को बेची है। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि हम भी अब हथियारों के व्यापार की होड़ में शामिल हो चुके हैं, हथियार बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो हमारी ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस, और अब तो ये शायद इसकी रेंज भी बढ़ गई है, क्योंकि हम नई जो रिजीम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR में शामिल हो चुके हैं।
तो जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, फिलीपींस याद रखना, बर्मोस, और साथ में ये भी याद रखना कि अमेरिका ने यहाँ के कुछ सैनिक अड्डे हैं वो अपने लिए इस्तेमाल किए। गोल्डन गेटवे परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा है कि चीन ने 2011-12 के आसपास बोला वन बेल्ट वन रोड, कि जो पुराना सिल्क रूट था ना, चीन से होके जो मध्य एशिया से होके हुए स्थल मार्ग होते हुए यूरोप तक जाता था, या समुद्री मार्ग से होते हुए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और ये आपके भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक जाता था। ये था समुद्री रास्ता। ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रूट था वो। ठीक है, तो चाइना ये बोला 2011-12 के दौर में, जब चाइना की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी और चाइना को ऐसे लगा बस मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लूंगा, तो इसने ये बोला कि मैं पैसे दूंगा, सड़क बनाओ, पोर्ट बनाओ, रेलवे बनाओ, कुछ भी बनाओ। जैसे इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बना ही रखा है, इस हिसाब से ये पूरी दुनिया में बना रहा था, अफ्रीका में भी बना रहा था, यूरोप में भी बना रहा था। और अभी क्या है, मोदी जी एक देश के दौरे पर गए थे जिसका नाम था ग्रीस, और मोदी जी ने कहा हम आपके पोर्ट को लेना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीस के कई पोर्ट पर चीन ने अच्छा निवेश अभी भी कर रखा है। तो हम भी चाहते हैं कि दुनिया की बंदरगाह हमें मिले, जैसे ईरान का चाबहार पोर्ट है। तो अब ये जो टॉपिक है ना गोल्डन गेटवे, इसको मैं थोड़ा जोड़ के बताऊंगा, कल और बताऊंगा। मैंने पहले जो आपको मैप दिया था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उस पर आते हैं हम, फिर गोल्डन गेटवे समझाता हूं। तो गोल्डन गेटवे क्या है, जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड है ना, उसके खिलाफ एक तरीके से अभियान है कि हम भी पैसे लगाकर गोल्डन गेटवे बनाएंगे। देखिए ये देखिए, ये रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग है। अब हमें क्या करना होता था कि यहाँ पे जो मैंने आज आपको मैप दिखाया था ना, बोथनिया की खाड़ी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, फिर इस इंग्लिश चैनल को पार किया, फिर ये बिस्के की खाड़ी आई, फिर यहाँ पे ये जिब्राल्टर जल संधि आई, फिर ये भूमध्य सागर आया, इसको पार करते हुए फिर हम यहाँ पे स्वेज कैनाल, फिर लाल सागर को पार किया, और यहाँ पे आती है बाबर अल मंदेव जल संधि आती है। कौन सी आती है? बाबर अल मंदेव जल संधि आती है, और इसको पार करके यहाँ पहुँचते हैं। तो अब देखो कितना लंबा हमें समुद्री रास्ता तय करना पड़ता है, किराया भी ज़्यादा लगता है, बीच में भाई साहब टोल टैक्स भी लगता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सीधा रसिया से होते हुए कैस्पियन सी के ये पास होते हुए ईरान होते हुए यहाँ पे जो इनका एक पोर्ट है, ठीक है, उस पोर्ट के सारे होते होते हम बम्बई आ जाएंगे। ये बोला जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये पहले ईरान, रसिया और भारत के बीच में शुरू हुआ था, अब तो इसमें 10 या 12 देश शामिल हो गए और अन्य देश भी इसमें क्या दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके समानांतर ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तो है ही, लेकिन अब यूरोप कह रहे हैं हम गोल्डन गेटवे शुरू करेंगे। क्या करेंगे? गोल्डन गेटवे। इससे ठीक पहले G7 ने ये बोला था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। किसके लिए? कि चाइना के अगेंस्ट में हम बेटर वर्ल्ड बनाएंगे, बिल्ड बैक। तो हम भी पैसे लगाकर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। उसी कड़ी के अंदर ये गोल्डन गेटवे किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हो गई, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और गोल्डन गेटवे। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तो भारत, रूस और ईरान का शुरू किया हुआ प्रयास है। अब कहीं ये मत सोचना इंटरनेशनल नाम आ गया तो कई ऑप्शन में अमेरिका दे दे तो कहाँ अमेरिका है, चीन के खिलाफ तो अमेरिका ही कर सकता है। नहीं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में रूस, ईरान और चाइना। देखो ये मैप देखो, ये रहा। हम क्या कर रहे हैं कि इसकी तीन चीजें होगी, एक तो इसका होगा सेंट्रल पार्ट, एक होगा इसका ईस्टर्न पार्ट और एक होगा वेस्टर्न। तो ईस्टर्न पार्ट तो ये होगा कि इंडिया मध्य एशिया से होते हुए रूस में जाएगा, और ये हो गया सेंट्रल पार्ट अपने कैस्पियन सी के पास होते हुए ये बंदर अब्बास पोर्ट है ना, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट। ठीक है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसको बोलते हैं बाबर अल मंदेव जल संधि, और ये बोलते हैं होर्मुज जल संधि। तो ये होर्मुज जल संधि के ऊपर है बंदर अब्बास पोर्ट। तो देखो कितनी तो जल संधियां करा दी मैंने आज। यहाँ पे मैंने जल संधि बताई थी आपको, ये सी ऑफ मारमरा थी, यहाँ पे बताई थी, कौन सी बताई थी?
बास्पोरस, यहाँ पे बताई थी डर्डेनलीज, नहीं बताई थी क्या? और ये आ गई कौन सी जल संधि आ गई? बाबर अल मंदेब, और ये होगी होर्मुज जल संधि। याद रखना ये साथ में तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में होगी और साथ में आपकी ज्योग्राफी में होगी। तो बंदर अब्बास पोर्ट है ना, इससे होते हुए ये सेंट्रल रूट हो गया। कौन सा हो गया? सेंट्रल रूट। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये हो गया सेंट्रल रूट, और मध्य एशिया से होते हुए ये हो गया ईस्टर्न रूट, और ये हो जाएगा वेस्टर्न रूट। ऐसे करके इसके 3 रूट बने हुए हैं अलग अलग, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल फिलहाल क्या हुआ है कि अजरबैजान के एक शहर और ईरान के एक शहर के बीच में रेल लाइन बनी है। तो देखो अब यहां से यहां तक आएंगे ना तो सभी रेल रूट आएंगे, रेल भी होगी, सड़क भी होगी और समुद्र भी होगा, तीनों रास्तों से। तो इसीलिए इसको मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। और 7200 किलोमीटर का है ये, 7200 किलोमीटर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कल मैं इसकी स्लाइड बना के आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था ये, ठीक है। पहले शुरू किस किस के बीच में हुआ? रूस, ईरान और भारत के बीच में। अब तो अजरबैजान और बहुत सारे देश शामिल हो गए, और अभी एक नया रेल रूट बना है, इसीलिए ये चर्चा में था। इसमें रेल, सड़क और समुद्र तीनों शामिल है, इसके लिए इसको मल्टी मोड बोला जाता है, ठीक है। रस्त और अस्त्रा, रस्त और अस्त्रा। रस्त है ना, वो तो है अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान एक छोटा सा देश है, पूर्वी यूरोप का देश है ये अजरबैजान, और अस्त्रा है वो ईरान के अंदर है, ठीक है। ये जो कैस्पियन सी है ना, इसके पास पास ये इस तरीके से बनेगा, और फिर वो बंदर अब्बास पोर्ट पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये जो जल संधि है होर्मुज जल संधि से होते हुए सीधा हम बंबई आ जाएंगे। तो देखो सीधा हम रूस चले जाएंगे। कहाँ चलेंगे? रूस चले जाएंगे। आई बात समझ में? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 2000 में शुरू हुआ, 7200 किलोमीटर का है, मल्टी मोड है, रेल भी बनेगी, सड़क भी बनेगी, समुद्र भी बनेगा, ठीक है। 3 देश शुरू हुए थे, रूस, भारत, ईरान। अब बहुत सारे 10 या 12 देश शामिल हो चुके हैं, जिनमें से अजरबैजान है। अजरबैजान के रस्त और ईरान के अस्त्रा के बीच में अभी अभी एक रेल रूट की बात चल रही है, इसीलिए ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और दूसरी चीज क्या होगी? गोल्डन गेटवे। गोल्डन गेटवे किसने शुरू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। किसने शुरू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। कई बार एकदम सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार यूपीएससी में इतने साधारण से क्वेश्चन आते हैं। गोल्डन गेटवे प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया। किसने शुरू किया? यूरोपियन यूनियन ने। और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, BBW, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये शुरू किया हुआ था G7 का, और इसी कड़ी के अंदर ये ग्लोबल गेटवे बनाया है यूरोपियन यूनियन ने। किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने। याद रखना, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल गेटवे। आज के लिए इतना बहुत है, ग्लोबल गेटवे पे छोड़ देंगे। गोल्डन गेटवे परियोजना यूरोपियन यूनियन द्वारा चलाई गई परियोजना है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बेहतर विकल्प के लिए बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और जलवायु प्रोजेक्ट में विश्व स्तर पर 2027 तक करीब 300 अरब यूरो निवेश वाली ये योजना होगी, ठीक है। गोल्डन गेटवे, मूरा, दरवा, डेन्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नदियां हैं, 5 देश है, और इनके बीच में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। सितंबर 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। मूरा, दरवा और डेन्यूब नदियां, 5 देश इसके अंदर शामिल है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ऐसे करके 5 देश है। नाम क्या है? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया और मेरा फेवरेट देश क्रोएशिया। क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी और स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, 5 देश शामिल हैं।
3 नदियां शामिल है, मूरा, दरवा और डेन्यूब। डेन्यूब नदी तो आप ज्योग्राफी में अक्सर पढ़ते ही हो, मूरा, दरवा और डेन्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लाइड साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। गोल्डन गेटवे यूरोपियन यूनियन शुरू कर रहा है, 300 अरब यूरो का ये प्रोजेक्ट है, और चीन के OBOR वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के विकल्प के तौर पर ये पेश आ रही है, क्योंकि यूरोप के कई देशों ने वन बेल्ट वन रोड का सहारा लेकर चीन से बहुत सारा कर्ज लिया था, और वो भी उसके कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, जैसे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका फंस चुका है। इसीलिए पश्चिमी देशों ने सोचा कि अच्छा ये है कि हम भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, गोल्डन गेटवे। एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भारत और जापान भी मिलकर बना रहे हैं। कई दिन चर्चा में रहा था, हाल फिलहाल चर्चा में नहीं है, इसीलिए हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना, गोल्डन गेटवे किससे संबंधित है? यूरोपियन यूनियन से। मूरा, दरवा, डेन्यूब 5 देश शामिल है, सर्बिया, हंगरी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया। 3 नदियां हैं, मूरा, दरवा और डेन्यूब। ये जो ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी मैंने ये देश बताए, ये आप मैप में जाके देख लेना। लास्ट स्लाइड है। अनिल मेनन भारतीय मूल के नागरिक है, नासा द्वारा भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुने गए। और एक आदमी नासा का और था, AC चारणिया, चीफ टेक्नोक्रेट ऐसे कुछ नियुक्त हुए थे ये। और ये ऐसा आदमी है, क्या है, नासा के भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के तौर पे नियुक्त हुआ है। थॉमस बोक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शहबाज शरीफ, और ये ठीक है, आगे वाली स्लाइड कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आप ना वापिस G20 के देश याद करके आओगे, G7 याद करके आओगे, G77 के बारे में पढ़ के आओगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पढ़ के आओगे, गोल्डन गेटवे के बारे में पढ़ के आओगे, ठीक है। और बाकी कल का हमारा जो पूरा रहेगा वो रहेगा ये रेटिंग और रिपोर्ट्स है ना, उनके ऊपर रहेगा। और कल देखो, आज तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो आज जो पढ़ा है उसका मैं रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, तो कल मैं आते ही पहले इनका क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आपसे विनती है कि आप पहले तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें दोस्तों के बीच में, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। कमेंट अच्छे अच्छे करें, हतोत्साहित मत करें, प्रोत्साहित करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस मैं सूचना दे दूं कि 10 तारीख के आसपास आपकी मॉडर्न इंडिया की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 3 घंटे की क्लास लगेगी, 5 मैराथन क्लास लूंगा, आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करा दूंगा। आप निश्चित होकर रहे, मॉडर्न इंडिया की मत सोचे। पहले आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर होगा, उसके बाद मैं आपका इंडियन करंट अफेयर कराऊंगा। देखो, राजस्थान का करंट अफेयर तो बहुतेरी जगह मिल जाता है, आप यूट्यूब खोलिए, फ्लैगशिप योजना पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पर मिलेंगे, सरकार की योजनाओं पे मिलेंगे, राजस्थान के खेल खिलाड़ियों पे मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स पे मिलेंगे, सब मिल जाएंगे, नए 50 जिले, 10 संभाग, सब मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलता है तो आंकड़ों के साथ मिलता है। आंकड़े जबरदस्ती याद नहीं होते, अगर पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड कहानियां याद हो। जैसे अब मैंने आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर OBOR से जोड़ के बताया, गोल्डन गेटवे बताया, तो ये थोड़ा आसानी से याद हो जाता है, और अचानक से याद नहीं होता गोल्डन गेटवे गोल्डन गेटवे। और ये G20 और ये सब थोड़ा सा आपको कड़ियाँ जोड़ के बता देंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। और इंटरनेशनल करंट अफेयर का कुछ भाग इंडियन करंट अफेयर में वैसे का वैसा आ जाएगा। जैसे G20 अब भारत में हो रहा है, तो ये इंडियन करंट अफेयर में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले इंटरनेशनल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इंडियन, और इंडियन के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान। कोशिश रहेगी 15 तारीख तक आपका करंट का पूरा करा दें और साथ में मॉडर्न करा दें, और 20 के बाद आपकी ये मैराथन क्लासेस लेंगे करंट की, ठीक है। इतना पोर्शन मैं आपको करा दूंगा, आप निश्चित रहिए, जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तसल्ली से सुना, और आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, शुक्रिया।